अब हम समझेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में मेन 3 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन सा? पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा P&L, ट्रेडिंग भी करा दिया, P&L भी करा दिया, आप वीडियो में देख सकते हैं, और तीसरी चीज होती है बैलेंस शीट। सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट है। देखिए इसमें 2 साइड होती है, एक लाइबिलिटी साइड, ठीक है, वो कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड, और एक होती है एसेट साइड, और वो होती है कौन सी साइड? डेबिट साइड, ठीक है। एक लाइबिलिटी होती है, एक एसेट्स। लाइबिलिटी आपको पता ही है, जो पैसा हमारे को दूसरे को देना है वो हमारी लाइबिलिटी है, और एसेट्स जो हमारे पास है जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारी क्या होती है? एसेट। तो सबसे पहले हम एसेट्स के आइटम देखते हैं, क्योंकि कैपिटल में कुछ संबंध है। पहली चीज गुडविल है। गुडविल एक एसेट्स होती है, पता ना गुडविल क्या होती है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, एक तरीके की रेपुटेशन होती है। क्या गुडविल को खरीदा और बेचा भी जा सकता है? हाँ, गुडविल को खरीदा और बेचा भी जा सकता है। आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। जैसे हम किसी चीज की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है? बेसिकली वो अपनी गुडविल बेचता है, तो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में भी आती है, ठीक है। क्या गुडविल पे डेप्रिसिएशन लगता है? अगर फिक्स एसेट्स पे कोई डेप्रिसिएशन लगता है तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। गुडविल जो दिखाई नहीं देती, जिसे छू भी नहीं सकते, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन उसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। इसमें से भी डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग खरीद रखी है, किसके नाम से? फर्म के नाम से। फिर पेटेंट खरीदने का, ट्रेडमार्क ले रखा है। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग, इन्वेस्टमेंट, सन्डी डेटर जिनको आपने उधार माल बेचा है, लोन एंड एडवांस। देखो लोन एंड एडवांस, अधिकतर लोग लोन के बारे में क्या सोचते हैं कि लोन लिया हुआ होगा। अगर ले रखा है तो बेसिकली कौन सी साइड में आएगा? लाइबिलिटी साइड में। लेकिन बेसिकली आपने लोन किसी को दे रखा है, तो दे रखा है तो वो क्या हो जाएगी? एसेट्स हो जाएगी। ध्यान देखना, ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस में लोन कहां लिखा हुआ है? डेबिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिखा हुआ है, ठीक है। कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, लोन आते ही दिमाग में फितूर है, सीधा लाइबिलिटी साइड में होता वो एसेट्स है। तो आप देखोगे यहाँ पे लोन एंड एडवांस डेबिट में भी लिखा है। फिर होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता है, एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में। फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जो पैसा आपका बैंक में जमा है। फिर दूसरी साइड होती है कैपिटल। क्या होती है? कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल में ऐड क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस चीज को आप इंटरेस्ट को फाइनेंशियल अकाउंट विद एडजस्टमेंट समझोगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देते हैं, बेसिकली कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? बोलो कहां से आएगा? नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड हो जाएगा। ड्राइंग होगी, आपको पहले ही पता है ड्राइंग कैपिटल में से क्या हो जाती है? क्या होती है ड्राइंग? जो पर्सनल यूज के लिए आप पैसा निकालते हो वो ड्राइंग होती है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्स हमारी इनकम पे जो टैक्स दिया होगा, ड्राइंग होता है बेसिकली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट लॉस, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? इसमें से माइनस हो जाएगी, और ये सारी चीजें इसमें क्या हो जाएगी? प्लस आ जाएगी, और यहाँ पे कैपिटल का फाइनल अमाउंट आ जाएगा। कैपिटल एडजस्टेड होके ही आएगी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बाद। उसके बाद कोई रिजर्व बना रखे आपने, किसी को लोन दे रखा है, सॉरी लोन ले रखा है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का बैलेंस क्या होता है? बैंक को हमारा बैलेंस बढ़ गया, ये थोड़ी होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक फैसिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो करंट अकाउंट में मिलती है अपने प्रेस्टिजियस कस्टमर को। जैसे अगर आपको बैंक ने एक वो दे रखी है, लिमिट दे रखी है 5 लाख रुपए की। अब आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, किसी को आपको 5 लाख रुपए का चेक देना था, आपने उसे 5 लाख का चेक काट दिया। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है आपके अकाउंट में तो चेक बाउंस हो जाएगा। बैंक चेक बाउंस हो जाएगा। आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए, आप किसी को 5 लाख रुपए का कैसे चेक दे सकते हो? लेकिन आपकी लिमिट कितनी है? 5 लाख रुपए की। तो आप 5 लाख रुपए का चेक काट दोगे, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? 2 लाख रुपए। तो वो चेक बाउंस नहीं होगा। जो 3 लाख रुपए कम है आपके बिहाफ पे कौन दे देगा? बैंक दे देगा। बाद में आपको उसके ऊपर पैसे वापस देने पड़ेंगे बैंक को, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि हमने बैंक से पैसा लिया है। तो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होता है। क्या बात कर रहे हो बॉस? बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं पता? अच्छा ठीक है। खाना खाने भूले? खाना खाना भूल गए थे या याद है? कभी कभार याद नहीं रहता खाना खाना? अच्छा नहीं रह जाता है या भूल जाते हो? ठीक है। हाँ जी, गोंद का लड्डू खाने से क्या होता है? गोंद का लड्डू खा के बाहर जाएंगे तो क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होता। अच्छा ठीक है, चलो। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है पता है आपको? जो एम्प्लॉय होता है फर्म में, जो काम करता है, उसका जो फर्म होती है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पार्ट काट लेती है।
ठीक है, और उसमें से कुछ पार्ट अपनी तरफ से भी डालती है। वो एक अकाउंट होता है जिसे कहते हैं पीएफ अकाउंट। वो उस अकाउंट में पैसा जमा होता रहता है कि कंपनी ने एम्प्लॉय का काटा है और उससे आगे वो जमा करना है, तो इसलिए उसकी क्या होती है, वो क्या होती है, नहीं समझ में आया, बोलो, नहीं समझ में आया। देखो समझो, आपकी सैलरी है, सपोज करो काट दो 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 रुपए है, और सपोज करो मैं आपका 500 रुपए काट रहा हूं हर महीने पीएफ के नाम का, फर्म काट रही है, तो आपको कितना मिलेगा, 19,500 रुपए। ये 500 रुपए है ना, आपका किस अकाउंट में जमा हो जाएगा, पीएफ अकाउंट में। इसमें कुछ फर्म भी कंट्रीब्यूट करेगी। ये 500 रुपए का अलग अकाउंट खुलता है पीएफ अकाउंट, क्योंकि 500 रुपए किसने काटा है, आपकी सैलरी का किसने काटा है, फर्म ने। तो जब तक वो पीएफ अकाउंट में जमा करेगी नहीं, तब तक वो उसकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और अगला होता है सन्ड्री क्रेडिटर, जिन लोगों को आपको पैसा देना होता है। अब ये सारी आइटम लिखोगे, अगर क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड अर्थात डेबिट साइड का बैलेंस आपस में मैच हो रहा है, तो आपका सवाल ठीक है, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है नया। अब वो गड़बड़ कहां से निकालोगे। अब देखो ऐसे समझो कि अगर कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, यहाँ पे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हो ना, ट्रायल बैलेंस देखा, उससे ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। अब प्रैक्टिकल में क्या होगा, अगर बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ हो गई तो वो देखेगा सबसे पहले जर्नल, फिर देखेगा लेजर, फिर देखेगा ट्रायल बैलेंस, फिर देखेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर देखेगा बैलेंस शीट, फिर सॉरी पी एंड एल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, उससे रिलेटेड जितनी भी आइटम है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेगा। इसमें 10,000 का लिखा, आपने 9,000 का लिख दिया, उससे कितनी सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। इसलिए अकाउंट्स का काम बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि एक गड़बड़ हो जाएगी ना तो आपको सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। जैसे आप क्वेश्चन करोगे, बैलेंस शीट में पहुंच गया, बैलेंस शीट मैच ही नहीं हो रही, तो क्या करना पड़ेगा, पी एंड एल, ट्रेडिंग, सारी चीजें दोबारा से चेक करनी पड़ेगी। कितना टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो आपके एग्जाम का टाइम क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो बेसिकली धीरे धीरे करो, अगर आपकी एफिशिएंसी नहीं है तो धीरे धीरे करो, गड़बड़ मत करो कि गलत हो जाएगा फिर उसे ठीक करेंगे, उसमें फिर कटिंग करेंगे, ये चीजें करेंगे, ये चीजें मत करो। तो इस तरीके से आपका फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट मैंने आपको करवा दिया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम विद एडजस्टमेंट करेंगे, एक एक क्लास में 5-5, 6-6 एडजस्टमेंट हम जरूर करेंगे, ठीक।